एक मैं आपको बता चुका हूं कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस क्या होती है, आपको अब याद हो गया होगा। फाइनाइट डायमेंशन का मतलब ये है कि उसकी डायमेंशन हम n सपोज कर लिया करेंगे, और इस n का मतलब ये हुआ करेगा कि उसकी बेसिस में n वेक्टर्स हैं, x1 x2 x3 xn, और बेसिस का मतलब ये हुआ करेगा कि फिर हर वेक्टर को आप एक यूनिक वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं एज alpha 1 x1 alpha 2 x2 and alpha n xn. ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज यूनिक. This is what we mean by the finite dimensional spaces. Next we had a lemma. एक lemma हमने डिस्कस किया. Lemma is a small result which we will use in our main results. Lemma की स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हों, n वेक्टर्स, ठीक है, suppose these n vectors are linearly independent vector in any norm space, whether it is finite dimensional or infinite dimensional, but at least these vectors are linearly independent. अगर ये उसकी बेसिस होंगे तो फिर ऑब्वियसली ये linearly independent ही होंगे, लेकिन अगर ये उसकी बेसिस वेक्टर ना भी हुए, यानी उसकी अगर डायमेंशन n से ज्यादा हुई तो ये बेसिस वेक्टर नहीं होंगे, लेकिन कम से कम अगर ये linearly independent हो, फिर हमारे पास ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि फॉर एवरी सच वेक्टर्स देयर इज अ कांस्टेंट सी फॉर एवरी चॉइस ऑफ स्केलर्स अल्फा इज, यानी स्केल इन पे डिपेंड करेगा, स्केलर चेंज होने से ये नंबर चेंज हो सकता है, बट देयर विल बी सच अ नंबर दैट वी विल हैव द लेंथ ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन alpha I xi summation I from 1 to n. This it will ultimately become a vector, and length of this vector will be greater equal to c times summation I from 1 to n alpha I mod. This is the sum of the absolute values of the scalar. This is our result 1, which we will use. The second inequality that we already know that this is summation I from 1 to n alpha I xi length. We know that the by triangular inequality, this length is less equal to the length of sum is less equal to sum of the lengths, and by the using the definition of norm, this is equals to summation I from 1 to n, the absolute or modulus of the scalar and into the length of the vector. This is the second inequality. दोनों को मैंने आपको बताया फायदा क्या होगा, जब कभी हमें ग्रेटर इक्वल चाहिए होगा अपने रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए, तो फिर आप मुझे बताएंगे कि आप सी वाली इनइक्वालिटी यूज करेंगे. होगा क्या इसमें, इसमें वेक्टर डिसअपियर हो जाएगा, वेक्टर विल बी रिप्लेस्ड बाय स्केलर सी. और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में क्या होता है, जस्ट ये इंटरचेंज होते हैं, मॉड्यूल नॉर्म और समेशन साइन आपस में इंटरचेंज होते हैं, देन दिस विल बी लेस इक्वल टू. और अब आप देखें कि हम इन दो इनइक्वालिटीज की मदद से हम कुछ चीजें प्रूव करने जा रहे हैं. Okay, our first main theorem is every finite dimensional space is complete space. इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड ये है कि हम ये जानते हैं कि ए नॉर्म स्पेस में और मे नॉट बी कंप्लीट. नॉर्म स्पेस कंप्लीट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है. नॉर्म स्पेस में और मे नॉट बी कंप्लीट. कंप्लीटनेस का मतलब क्या होता है, कंप्लीटनेस का मतलब खाली इतना होता है कि उसके अंदर अगर कोई कॉशी सीक्वेंस है तो कॉशी सीक्वेंस ये होता है कि जिसकी टर्म्स एक दूसरे के करीब आती हैं, यानी कहीं जाके बैठ जाता है. वो क्यों बैठ जाता है, वो कहीं कन्वर्ज करना चाहता है, यानी उसका बैठने का मतलब ये है कि सीक्वेंस की टर्म चल रही हैं चल रही हैं चल रही हैं, अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो आगे जाने से कतराती हैं, वो आगे नहीं जाती, वो रुकना शुरू हो जाती हैं, इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, किसी के लिए इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं. और वो पॉइंट अगर तो वो खुश नसीब है और वो पॉइंट उनकी दुनिया का पॉइंट है, यानी उनकी कायनात में उसका वजूद है, तो वो उसे कन्वर्ज कर जाती हैं. और बाज़ औक़ात स्पेसेस इनकम्प्लीट होती हैं कि वो सीक्वेंस जिस पॉइंट को कन्वर्ज करने आया होता है वो उस कायनात का हिस्सा नहीं होता, उस स्पेस का हिस्सा नहीं होता, तो फिर वो इनकम्प्लीट स्पेसेस होती हैं. तो लिहाजा नॉर्म स्पेसेस में ये खदशा मौजूद है कि नॉर्म स्पेस, ठीक है, नॉर्म स्पेसेस में ये खदशा मौजूद है कि नॉर्म स्पेस इनकम्प्लीट हो जाएगी. जब इनकम्प्लीट हो जाएगी तो हमारे बहुत सारे काम रुक जाएंगे, हमारे काशी सीक्वेंस अपनी लिमिट से महरूम हो जाएंगे. लेकिन अब थोड़ी खूबसूरत बात यह है कि अगर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन, तो हम इस फिक्र परेशानी से आज़ाद हो जाएंगे.
बिकॉज एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस इज कंप्लीट। ठीक है, इसके फायदे बहुत सारे हैं, कई जगहों पे आप इसको यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं कि आर एक कंप्लीट, आर की डायमेंशन वन है, वन फाइनाइट है, इसका मतलब आर कंप्लीट स्पेस है। सी की डायमेंशन वन है, वन फाइनाइट है। आर स्केयर, आर थ्री, इनफैक्ट आर एन, ऑल आर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस, सो ऑल आर कंप्लीट। इनकी कंप्लीटनेस प्रूव नहीं करनी पड़ेगी आपको। Unitary space C, and this is complete. We do not need to show the completeness. The space of all polynomials, okay, with a special norm. It may be complete with a special norm because this is of dimension n plus one. N plus one is finite. ठीक है, डायमेंशन पोलिनोमियल स्पेस की अगर वो n डिग्री तक की पोलिनोमियल लिया जाए तो वो फाइनाइट डायमेंशनल होता है। तो आप ये याद रखें, हर फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस कंप्लीट होती है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। हम इसका एक जनरल प्रूफ देने जा रहे हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि स्टेटमेंट आपको ये बता रही है कि अगर अगर कोई आपकी स्पेस x, अगर वो इनफाइनाइट डायमेंशनल ही क्यों ना हो, उसकी अगर कोई सब स्पेस आप लेते हैं और वो जो सब स्पेस है वो फाइनाइट डायमेंशनल है, तो इवन देन वो फिर भी कंप्लीट होगी। यानी अगर कोई सब स्पेस है और वो फाइनाइट डायमेंशनल है तो वो भी कंप्लीट होगी। जब आप ये प्रूव कर लेंगे तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप x को, x खुद x की सब स्पेस है, अगर x फाइनाइट डायमेंशनल है तो आप इसी रिजल्ट को यहां यूज कर लेंगे कि x इज ए फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ x, देयरफॉर x इज कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकता है, शो दैट एवरी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस इज कंप्लीट, या ये ऐसे भी आ सकता है, शो दैट एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ एनी नॉर्म स्पेस इज कंप्लीट। नाउ लुक एट द प्रूफ। सर जी प्लीज रिपीट कर दें जो अभी आपने बताया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि आप साबित करें कि हर फाइनाइट डायमेंशन कंप्लीट है। दूसरा तरीका यह है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि साबित करें कि हर फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस कंप्लीट है। यानी स्पेस के लिए भी आ सकता है, सब स्पेस के लिए भी आ सकता है। प्रूव इज सेम। ओके सर। ठीक है, प्रूव के लिए क्या जनरल क्राइटेरिया याद रखें। इससे प्रूव करने का जनरल क्राइटेरिया ये होता है, अगर कोई भी स्पेस आपने प्रूव करनी है कि वो कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीटनेस प्रूव करनी है, तो आप क्या करते हैं, आप उसमें से एक आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस उठाते हैं। आप कहते हैं लेट एक्स एन इज अ कॉची सीक्वेंस। ठीक है, और फिर आप एक एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं उसी स्पेस के अंदर। देन आप प्रूव करते हैं कि आपका जो एक्स एन है वो एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, यानी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एंड व्हेन एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट द स्पेस इज कंप्लीट। ठीक है, ये हमारा हमेशा ये क्राइटेरिया हुआ करेगा कंप्लीटनेस प्रूव करने का। ठीक है, इसे फिर समझ लें कि हम एक आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस लेंगे और फिर उसे किसी तरह प्रूव करेंगे कि वो कन्वर्जेंट है। और कन्वर्जेंट का क्या मतलब है, कन्वर्जेंट की दो कंडीशन है, एक उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे और दूसरा वो जिस पॉइंट को कन्वर्ज करे, यानी जो इसकी लिमिट हो वो आपकी स्पेस का पॉइंट हो, तो फिर आपकी स्पेस जो है वो कंप्लीट स्पेस कहलाती है। नाउ लुक एट द प्रूफ। अब आप प्रूफ देखें तो क्या करेंगे हम, हमारे पास एक स्पेस x है, y उसकी सब स्पेस है और y की डायमेंशन फाइनाइट है। ठीक है, y की जो डायमेंशन है वो फाइनाइट है। ठीक, सपोज दिस इज n। So dimension of y is given to be finite, call it n. Okay, I repeat this. X is any normed space, y is the subspace of x such that dimension of y is finite. अब मैंने आपको बताया कि फाइनाइट डायमेंशन का क्या मतलब है कि उसकी जो बेसिस है उसके अंदर नंबर ऑफ वेक्टर्स n पड़े हैं। सपोज ये एक बेसिस है, दीज आर बेसिस वेक्टर्स। अच्छा, दिस इज द बेसिस वेक्टर्स। और बेसिस वेक्टर का क्या मतलब है आपको ये भी मैंने बताया। बेसिस वेक्टर का मतलब है कि आप कोई एलिमेंट लेंगे तो वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। अब अपने असल टास्क पे आ जाते हैं हम। असल टास्क ये है कि सपोज yn इज ए कॉची सीक्वेंस, सपोज दिस इज कॉची सीक्वेंस। ये कॉची सीक्वेंस ले लिया हमने और प्रूव करना है कि ये कन्वर्जेंट है। अच्छा, yn सीक्वेंस है, इसका मतलब है कि इसकी टर्म्स होंगी y1, y2, y3,
एंड अप टू सो ऑन। सपोज हम वाई एन ले लेते हैं, वाई एम ले लेते हैं और वाई आर ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे भी वाई एम कर रहा हूँ क्योंकि एन एन को तो हमने उसकी डायमेंशन कहा होगा, इसलिए हम एन यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये जो जितने भी वाई हैं ये एलिमेंट्स हैं वाई के, और वाई के डायमेंशन क्या है, एन है। इसका मतलब है कि फिर इन एलिमेंट्स को आप इन ई आईज के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सो वाई वन इज इक्वल टू अल्फा वन ई वन, अल्फा टू ई टू, सो ऑन अल्फा एन ई एन। और वाई वन की वजह से मैं यहाँ पे ये निशानी रख रहा हूँ, इसको मैं वन लिख रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे टू है। अल्फा वन ई वन, अल्फा टू ई टू, अल्फा एन ई एन। यहाँ ऊपर वन, ये वन शो कर रहा है कि ये वाई वन के लिए लीनियर कम्बिनेशन। वाई टू के लिए आप जो स्केलर यूज करेंगे उनके ऊपर टू लिख देंगे, अल्फा वन टू ई वन, अल्फा टू टू ई टू एंड अप टू सो ऑन। लास्ट में आपको अंडरस्टूड है। इसी तरह अब आप देखें, इसे आपको ये समझ आ जाएगा। इसी तरह वाई एम क्या होगा, वाई एम इज इक्वल टू अल्फा वन एम ई वन प्लस अप टू सो ऑन प्लस अल्फा एन एम ई एन। और अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज वाई आर विल बी अल्फा वन आर ई वन एंड लास्ट विल बी अल्फा एन आर ई एन, ठीक है। तो आप इस कॉशी सीक्वेंस के हर वेक्टर को आप ई आईज के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक ये हो गया। now we use the definition of Cauchy sequence. What is definition of Cauchy sequence? Cauchy sequence की definition के मुताबिक we have, this is the definition of Cauchy sequence. Cauchy sequence के मुताबिक क्या होता है, हमारे पास distance of for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer n such that the distance of ym yr this is less than epsilon, ठीक है। n क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि n हम डायमेंशन में यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें डिस्टेंस क्या है, नॉर्म स्पेस का डिस्टेंस ये होता है ym माइनस वाई आर, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा, we can also write it as epsilon is greater than ym minus yr norm. Okay, using the values of ym yr, ym की वैल्यू क्या थी, ये समेशन है I from 1 to n और अल्फा आई ई आई। अब m है तो यहाँ m लिख देंगे माइनस, and the next one is yr, again summation I from 1 to n alpha I r e I, this one like this. This is equal to, अब हम क्या करेंगे, हम समेशन को कंबाइन कर लेंगे 1 to n और अल्फा साइन बाहर आ गया, अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर। अब आप इस इनइक्वालिटी को ध्यान में रखें, तो यहां आपको इनइक्वालिटी चाहिए ग्रेटर इक्वल की। ग्रेटर इक्वल के हिसाब से मैंने आपको एक इनइक्वालिटी बताई है, वो क्या थी, वो ये थी कि दिस इज ग्रेटर इक्वल टू सी टाइम्स द सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ स्केलर्स, ठीक है। स्केलर यहाँ पे ये है अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर, ये स्केलर है और ई आई ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो हमने इनइक्वालिटी ये पढ़ी थी कि वेक्टर्स डिसअपीयर हो जाएंगे और वेक्टर की जगह पे यहाँ पे सी आ जाएगा, सो वी अराइव्ड एट दिस एंड दिस सी इज पॉजिटिव। इस सी से अगर आप डिवाइड करें तो ये सी दूसरी तरफ चला जाएगा, यू विल ऑब्टेन समेशन आई फ्रॉम 1 to n अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई आर और दिस इज लेस देन epsilon over c, ठीक है, dividing by c on both sides. We arrived at this. Okay. Now we want to get rid of this summation sign. We know that the alpha im minus alpha ir, ये इस summation में से सिर्फ एक फैक्टर है, इस sum में से सिर्फ एक नंबर है, then obviously this number will be less equal to the whole sum and this whole sum is less than epsilon by c. अच्छा, अब this individual factor is less equal to the whole sum and this sum is less than epsilon by c. This implies that alpha I m minus alpha I r, this is less than epsilon by c. इसको epsilon 1 भी कह सकते हैं। लो हम यहाँ पहुंच गए। अब ना what is this? What is this? ये यही यहाँ हम पहुंचे हैं। What is this? ये आपको कह रहा है कि ये मैं, उन्होंने जे लिखा है, मैं जे लिख देता हूँ। ये आपको ये कह रहा है कि अल्फा जे एम
is Cauchy sequence. This is definition of Cauchy sequence again. ठीक है, एंड दिस इज अल्फा जे एम का मतलब है कि अल्फा जे वन ये फर्स्ट टर्म है उसकी, अल्फा जे टू ये सेकंड टर्म है, अल्फा जे थ्री ये थर्ड टर्म है। हर जे के लिए ये आपके पास सीक्वेंस बनता है। अब ये बताता है कि ये कॉशी सीक्वेंस है। दोनों में फर्क क्या है? वाई एम था कॉशी सीक्वेंस वाई में, जिसको कंप्लीट प्रूव करना है, और ये अल्फा क्या है? ये स्केलर्स हैं। अब ये सीक्वेंस कौन सा है? अब ये कॉशी सीक्वेंस बना है स्केलर्स का। और स्केलर कहाँ होते हैं? स्केलर या तो रियल नंबर होते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। दोनों सूरतों में ये आर और सी दोनों कंप्लीट स्पेसेस हैं। वी ऑलरेडी नो दैट दीज आर कंप्लीट स्पेसेस। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, मैं मिटाने लगा हूं ये ना। इसका स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? मोबाइल से आप अपने बटन प्रेस करेंगे ना स्क्रीनशॉट का। जी सर ले लिए। अच्छा, यानी अब आपने क्या किया? आप वाई एन एक कॉशी सीक्वेंस था वाई में, जिसे कंप्लीट प्रूव करना था। हम किसी तरह से कोई चक्कर चला के हम उसको ले गए हैं स्केलर्स के अंदर। अब ये कॉशी सीक्वेंस बन गया स्केलर में। स्केलर से मुराद आर होता है या सी होता है, और ये कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब है कि इसमें इसकी लिमिट मौजूद है। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये अल्फा जे को कन्वर्ट कर जाता है फॉर एवरी जे। ठीक है, अच्छा, 1 to n, यानी हमें वाई एम की कन्वर्जेंस तो हमें नहीं पता, हमने उसे प्रूव करनी है, लेकिन हमें ये पता है कि आर और सी के अंदर अगर कोई कॉशी सीक्वेंस हो तो वो कन्वर्जेंट होता है। हमने इसकी लिमिट फर्ज कर ली अल्फा जे। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ, फर्ज कि अगर ये अल्फा वन है, जे अगर वन पुट कर दें तो अल्फा वन वन, अल्फा वन टू, अल्फा वन थ्री, ये एक सीक्वेंस बनेगा। उसकी लिमिट अल्फा वन है, एक स्केलर मिल गया आपको। अल्फा टू एम, इस सीक्वेंस की लिमिट अल्फा टू है। इस तरह करते करते आपको टोटल कितने स्केलर मिल जाएंगे? टोटल आपको n स्केलर्स मिल जाएंगे। लेकिन अब हम इन n स्केलर्स को यूज करेंगे। हम कहते हैं लेट y इज इक्वल टू, अब ये वो स्केलर हैं जो हमें लिमिट से मिले, अल्फा वन ई वन, अल्फा एन ई एन। उन ये जो लिमिट्स थी हमारे पास अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा एन, उन स्केलर्स को यूज करते हुए हमने इसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया, अल्फा वन ई वन, अल्फा टू ई टू, और इसका नाम रख दिया y। तो अब ये क्योंकि ई आईज का लीनियर कॉम्बिनेशन है, लिहाजा ये y कहाँ चला जाएगा? ये कैपिटल Y का एलिमेंट होगा, क्योंकि ई आईज जो है वो y की बेसिस एलिमेंट्स थे। तो अब ये आपको एक एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर लिया आपने, एक एलिमेंट तक आप पहुंच गए हैं y। अब हम प्रूव ये कर देंगे, नाउ वी विल प्रूव दैट कि आपका जो सीक्वेंस था yn वो इस y को कन्वर्ट कर रहा है। दिस इज टू प्रूव। और अगर हम ये प्रूव कर देते हैं तो हमारा सीक्वेंस प्रूव हो जाएगा कि वो कन्वर्जेंट है, और y क्योंकि y का एलिमेंट है तो लिहाजा ये स्पेस कंप्लीट हो जाएगी। नाउ वी प्रूव दिस, प्रूव दैट ym सीक्वेंस कन्वर्जेस टू y। क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको ये कंसिडर करना पड़ता है ym माइनस y, और इसे प्रूव करना पड़ता है कि दिस अप्रोचेस टू जीरो। ओके, लुक एट दिस, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज ym इज समेशन अल्फा आई m, ये m की वजह से ei, दिस इज समेशन अल्फा आई ई आई लेंथ। अब यहां से समेशन आ जाएगा, और अल्फा वन एम, सॉरी दिस इज अल्फा आई एम माइनस अल्फा आई, और ई आई बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब आप देखो, पहले भी आप यहां पहुंचे थे और आपने एक इनइक्वालिटी का सहारा लिया था। पहले ग्रेटर वाली चल रही थी तो आपने एक इनइक्वालिटी यूज की थी ग्रेटर इक्वल की। अब आपका टारगेट है इसे जीरो को अप्रोच कराना, तो अब आपको चाहिए इनइक्वालिटी लेस इक्वल की। ठीक है, क्या होगा उसके लिए? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज करेंगे। दिस इज लेस इक्वल टू व्हाट? द नॉर्म ऑफ सम इज लेस इक्वल टू सम ऑफ नॉर्म। ठीक है, और जब स्केलर आएगा तो उस पर एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, और वेक्टर होगा तो उस पर लेंथ आएगी। इस तरह से करके ये हम यहां पहुंच गए। नाउ यूज द रिजल्ट दैट हम ये अभी देख चुके हैं कि जो हमारा अल्फा आई है, अल्फा आई एम, दिस इसकी लिमिट अल्फा आई है। अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि अल्फा आई एम सीक्वेंस कन्वर्जेस टू अल्फा आई। लिहाजा जब आप लिमिट लगाएंगे एम अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दिस विल बिकम जीरो, क्योंकि अल्फा आई एम अप्रोच कर जाएगा अल्फा आई को, ये जीरो हो जाएगा। एंड इफ राइट हैंड साइड बिकम जीरो, देन द लेफ्ट हैंड साइड आल्सो बिकम जीरो, बिकॉज दिस साइड इज इवन लेस इक्वल टू दिस।
And what is this? This shows that ym converges to y, and hence the sequence ym is convergent. And if it is convergent, then every Cauchy sequence is convergent. In this way, y is a complete space. ठीक है. अब अगर आपके पास प्रूफ ये आ जाए कि भाई show that the space, अगर अब आपके पास ये सब स्पेस के लिए था, अगर आपके पास ये आ जाए कि suppose that the space x is itself finite dimensional, then show that x is complete. तो सेम प्रूफ देना है आपने. जस्ट नोटेशन y की जगह x कर लें अपनी आसानी के लिए, सेम प्रूफ आपका. लिहाजा ये साबित हो गया कि अगर कोई स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है तो वो लाजमी तौर पे कंप्लीट स्पेस होगी. कोई क्वेश्चन आपका? नंबर 2, ये एक फाइनाइट डायमेंशनल की सेकंड फजीलत मैं बयान करने लगा हूं कि अगर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल होगी तो उसकी हर सब स्पेस जो है वो क्लोज्ड होगी, या हम इस तरह कह सकते हैं कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ ए नॉर्म स्पेस इज क्लोज. ठीक है. ये जो एक ट्रिवियल केस है, वी कैन ट्रिवियली से दिस, क्योंकि हम जानते हैं कि एक स्पेस के कंप्लीट होने का क्या मतलब है. एक स्पेस के कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. ठीक है. और एक स्पेस सब स्पेस के क्लोज होने का क्या मतलब है. क्लोज होने का मतलब ये है कि अगर उसके अंदर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो जिस पॉइंट को कन्वर्ज करता है वो पॉइंट उसी स्पेस का पॉइंट है. ठीक है. अच्छा, अब सपोज के आपकी इसका एक प्रूफ बड़ा आसान सा अगर आप लिखना चाहें तो आप इस तरह लिख सकते हैं. आप सपोज करें कि आपकी जो सब स्पेस है ये फाइनाइट डायमेंशनल है लाइक बिफोर, तो आप लास्ट थ्योरम अप्लाई कर देंगे. लास्ट थ्योरम ये कहता है कि फिर y कंप्लीट है बिकॉज एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस इज कंप्लीट. अच्छा, क्लोज प्रूव करने के लिए क्या करना होता है. क्लोज प्रूव करने के लिए एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेना होता है. ये ले लिया हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस. सपोज ये x को कन्वर्ज कर रहे हैं, और क्लोज स्पेस क्लोज कब होती है, जब ये सीक्वेंस की जो लिमिट है वो भी आपकी स्पेस का एलिमेंट हो जाए. अब क्योंकि y कंप्लीट है, एक्स एन कन्वर्जेंट है, हर कन्वर्जेंट कॉशी होता है, इसका मतलब एक्स एन कॉशी है. और y की कंप्लीटनेस क्या कहती है. y की कंप्लीटनेस ये कहती है कि x जिस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है वो y का एलिमेंट है बिकॉज y इज कंप्लीट. ठीक है. और क्लोजनेस क्या कहती है. क्लोजनेस भी यही है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी लिमिट y में होनी चाहिए. सो देयर इज नथिंग टू प्रूव. ठीक है. आप जस्ट एक लाइन में बता सकते हैं कि अगर कोई स्पेस सब स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है तो वो कंप्लीट है. अगर कंप्लीट है तो उसके तमाम के तमाम लिमिट पॉइंट उसमें मौजूद है. और अगर ऐसी सब स्पेस हो जिसके लिमिट पॉइंट उसमें मौजूद हो, उसी को आप क्लोज सब स्पेस कहते हैं. सो देयर इज नथिंग टू प्रूव. जस्ट ट्राई टू रिमेंबर the second result. Every finite dimensional subspace of a norm space is closed. दो बातें होगी. हर फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस कंप्लीट होती है और हर फाइनाइट डायमेंशनल सबस्पेस क्लोज होती है. नाउ लुक एट थर्ड वन. थर्ड वन के लिए ये एक डेफिनेशन है, अच्छी तरह याद रख लें कि अगर दो नॉर्म स्पेसेस हों, सपोज ये है हमारे पास एक और एक ये जीरो नॉर्म स्पेस है. ठीक है. एक को खाली नॉर्म स्पेस लिखे, एक को जीरो नॉर्म स्पेस लिखे. ये नॉर्म स्पेसेस इक्वल कब होंगी. इक्वल तब होंगी अगर आपकी वैल्यूज सेम होगी दोनों की फॉर ऑल एक्स. हर एक्स पे अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों बेसिकली फंक्शन है. नॉर्म इज अ फंक्शन. दोनों फंक्शन है. दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं, जब उनकी वैल्यूज तमाम पॉइंट्स पे सेम हो जाए तो वो इक्वल होते हैं, नो डाउट. ओके. इक्विवेलेंट कब होते हैं. दिस नॉर्म इज इक्विवेलेंट टू द जीरो नॉर्म. ये दो नॉर्म आपस में इक्विवेलेंट कब होंगी, उसकी कंडीशन ये है कि इफ देयर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव नंबर्स सच दैट the one of the norm can be sandwiched into the another norm like this. This is zero norm, here this is zero norm, and obviously अगर तो ये इस तरह से लिखा जाए तो उसका मतलब तो ये होगा कि ये बराबर है आपस में. इक्वालिटी ये है, यानी इक्वालिटी ये है कि फर्स्ट नॉर्म इज लेस इक्वल टू सेकंड, सेकंड इज लेस इक्वल टू फर्स्ट, देन दीज आर इक्वल. इक्विवेलेंट इससे अगला दर्जा है, इससे जनरल अगला जनरल दर्जा है.
इक्विवेलेंट ये कहता है कि चलो ये ना हो, यानी अगर तो ये हो गया तो फिर तो ये इक्वल हो जाएंगे। इक्विवेलेंट कहता है कि जस्ट ये हो जाए कि आपको दो नंबर ऐसे जरूर मिल जाएं कि अगर एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो उससे लेस इक्वल हो जाए, दूसरे से मल्टीप्लाई तो करें तो वो उससे ग्रेटर इक्वल हो जाए, तो वो इक्विवेलेंट नॉर्म्स कहलाएंगी। ठीक है, यानी इक्वालिटी में तो ये होता है ना कि ये ए और बी वन हो, इक्वालिटी कहती है कि ए बी वन हो, zero norm is less equal to norm x is less equal to norm zero, then both are equal। इक्विवेलेंट के लिए इक्विवेलेंट ये कहता है कि कोई भी ए और बी ऐसे अगर आपको मिल जाएं कि आप एक्स नॉर्म को उसके दरमियान सैंडविच कर सकें तो ये इक्विवेलेंट नॉर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्म्स। डिटेल इसकी अगर आपने पढ़नी हुई तो डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक से जरूर इस टॉपिक को पढ़ लें, उसमें बड़ी अच्छी एग्जाम्पल भी दी हुई है इसकी। डॉक्टर अब्दुल मजीद डिटेल से दिया हुआ है इक्विवेलेंट नॉर्म्स का टॉपिक। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद होगी आपको इक्विवेलेंट की सर? इक्विवेलेंट की, हाँ। यानी इक्विवेलेंट नॉर्म क्या होंगी, फर्ज करो मैं फिर लिख रहा हूँ, ये दो नॉर्म्स हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा कि कोई एक नॉर्म जो है वो दूसरे में सैंडविच हो जाएगी ऐसे, लेकिन क्या साथ क्या होगा, कांस्टेंट आएंगे, इधर ए आएगा, यानी इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम बी, इधर बी आएगा। ठीक है, अगर आपको मैं कहता हूं कि ये इक्विवेलेंट है तो उसका मतलब ये है। नाउ इट इज वेरी इजी टू प्रूव दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है और ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, आप प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, बहुत आसान है, डॉक्टर अब्दुल मजीद की बुक में ये प्रूव भी किया हुआ है, आप जस्ट जान लें कि ये प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, प्रूव इज नॉट डिफिकल्ट। अच्छा, हम इस वक्त जो मेजर प्रूव हम करने जा रहे हैं, जो अब हमने प्रूव करना है वो ये है, वो तीसरी खूबी है फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस की, कि ये डर अब आपके पास कोई आर्बिट्रेरी अगर दो नॉर्म्स हों, हो सकता है वो इक्विवेलेंट हो सकता है ना हो। ठीक है, लेकिन अगर आपकी स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है तो फिर आप इस परेशानी से भी आजाद हैं। क्यों आजाद हैं? बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, एंड द स्टेटमेंट इज on a finite dimensional vector spaces X, any norm is equivalent to any other norm। यानी अगर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल होगी ना तो उस पे आप चाहे 100 नॉर्म्स डिफाइन कर दें, वो सारी की सारी आपस में इक्विवेलेंट होंगी। यानी फाइनाइट डायमेंशनल के केसेस में तमाम जो नॉर्म्स होंगी वो आपस में इक्विवेलेंट होगी। वी आर गोइंग टू प्रूव दिस। इसके लिए क्या करेंगे, वी विल टेक आर्बिट्रेरी टू नॉर्म्स एंड प्रूव दैट दीज टू आर इक्विवेलेंट। हम दो आर्बिट्रेरी नॉर्म्स लेते हैं और हम उन्हें प्रूव कर देते हैं कि वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, अच्छा, प्रूव में एक बात फिर से याद कर ले, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। फाइनाइट डायमेंशनल की दुनिया में जब भी हम जाएंगे तो हमने क्या डिसाइड किया हुआ है कि अगर एक्स फाइनाइट डायमेंशनल है तो हम उसकी डायमेंशन एन सपोज कर लेंगे, और एन डायमेंशन का मतलब होगा कि उसकी बेसिस में एन वेक्टर्स पड़े होंगे। ठीक है, और बेसिस का क्या मतलब होगा कि हर वेक्टर को आप एक यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी थ्योरम अगर फाइनाइट डायमेंशन का आता है तो ये 3 लाइनें तो आप जरूर उसमें लिखते हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं, अब अपने टारगेट की तरफ चलते हैं। टारगेट क्या है हमारे पास? टारगेट ये है कि हम ये दो नॉर्म्स जो हैं इनको हमने इक्विवेलेंट प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे, अब बारी बारी आप x की लेंथ फाइंड करेंगे। लेंथ ऑफ x इक्वल टू, और x क्या है, दिस इज समेशन। ये बहुत आसान थ्योरम है, आपको भी याद हो जाएगा, i फ्रॉम 1 to n अल्फा i e i। अच्छा, अब आपके पास दो इनइक्वालिटीज हैं, एक लेस इक्वल वाली है, एक ग्रेटर इक्वल वाली है। ठीक है, दोनों यूज करेंगे तो सैंडविच बनेगा। पहले हम यूज कर लेते हैं ग्रेटर इक्वल की। दिस इज ग्रेटर इक्वल टू c टाइम्स summation i from 1 to n sum of scalars like this। ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, एक इनइक्वालिटी ये होगी, दिस इज 1। अब क्या करना है आपने, अब आप इसी वेक्टर की लेंथ लें दूसरे नॉर्म के साथ, जीरो नॉर्म के साथ, यानी एक नॉर्म के साथ ये इनइक्वालिटी लगाई, इसके साथ दूसरी इनइक्वालिटी लगा देंगे। x की वैल्यू वही है, समेशन i फ्रॉम 1 to n अल्फा i e i। अब इनइक्वालिटी लगा देंगे लेस इक्वल टू, दिस इज लेस इक्वल टू, और नॉर्म अंदर शिफ्ट हो जाएगा, सम के i फ्रॉम 1 to n अल्फा स्केलर है, मॉड आ जाएगा, और e i वेक्टर है, इस पे नॉर्म आ जाएगा। अच्छा,
अब आपने इसको वन के साथ रिलेट करना है, तो वन में वेक्टर नहीं है, वेक्टर से जान छुड़ानी है आपने। वेक्टर से हम जान छुड़ा सकते हैं, हम इस तरह जान छुड़ा सकते हैं कि वी विल राइट इट दिस इज लेस इक्वल टू, अब ये लेंथ है, लेंथ इज अ नंबर, ठीक है, E1 E2 E3 AEN, एन नंबर्स हैं। हम फर्ज कर लेते हैं लेट के बी द मैक्सिमम ऑफ दीज एन नंबर्स, इन एन नंबर में से जो बड़ा है वो के है, वी कैन रिप्लेस इट बाय के। ई आई का जो मैक्सिमम के है, तो दिस इज लेस इक्वल टू द मैक्सिमम, मैक्सिमम इज के समेशन आई फ्रॉम 1 to n अल्फा आई। यहां पहुंच गए, दिस इज इनइक्वालिटी नंबर 2। नाउ कंबाइन 1 and 2, 1 और 2 को अगर आप कंबाइन करते हैं, क्योंकि 1 में भी आपके पास आ रहा है समेशन आई फ्रॉम 1 to n अल्फा आई, और 2 में भी आ रहा है समेशन आई फ्रॉम 1 to n अल्फा आई। इसे अगर आप कंपेयर करते हैं इस तरह से कि समेशन आई फ्रॉम 1 to n अल्फा आई, तो इसके लेफ्ट साइड पे क्या पड़ा है, दिस इज लेस इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे ये पड़ा है x नॉर्म 0, और यहाँ पे जो k आपके, ये आपके पास k है, इस k को अगर आप इधर ले आए तो ये k से डिवाइड हो जाएगा ऐसे, लेस इक्वल टू दिस, एंड दिस इज लेस इक्वल टू व्हाट, इसे यहां से पढ़ेंगे तो दिस इज, ये c उधर चला जाएगा, तो दिस इज लेस इक्वल टू लेंथ ऑफ x ओवर c, ये c इधर आके डिवाइड हो जाएगा ओवर c, ठीक है। x norm 0 by k less equal to sum of scalar is less equal to this, and this implies that x norm 0 by k, this is less equal to x norm by c. Now you can combine these two, ये c अगर इधर आ जाए तो ये बन जाएगा c by k x norm 0 is less equal to x norm, और c by k को अगर मैं a लिख दूं तो a x norm 0 is less equal to norm of x। ये आधी इनइक्वालिटी प्रूव हो गई है। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट, नाउ टू प्रूव, अब हम प्रूव कर देंगे, इसके रिवर्स प्रूव कर देंगे, और वो ये होगा कि नाउ प्रूव दैट x नॉर्म इज लेस इक्वल टू b टाइम्स x नॉट नॉर्म, फिर जब कंबाइन करेंगे तो ये इक्विवेलेंट प्रूव हो जाएगा। इसे प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, जस्ट यहां से रोल चेंज कर देंगे। पहले आपने जो, अब हम क्या करेंगे, अब जो जीरो नॉर्म होगा ना, जीरो नॉर्म ये वाला, वो पहले ले लेंगे, ठीक है, यानी जीरो नॉर्म पे ये वाली इनइक्वालिटी लगा देंगे ग्रेटर वाली, और दूसरा जो नॉर्म है उस पर दूसरी इनइक्वालिटी लगा देंगे, तो यू विल गेट दिस, ठीक है। जस्ट इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे तो साफ जाहिर है, पहले अगर x नॉट लेस इक्वल टू x आ रहा है तो अब x लेस इक्वल टू x नॉट हो जाएगा। स्केलर पहले अगर c बाय k आ रहा है तो इट मे बी k बाय c, ठीक है, तो वो आपके पास डिफरेंट स्केलर आ जाएंगे। सो इन दिस वे अल्टीमेटली यू विल हैव, by combining all these inequalities you will get this less equal to x and this less equal to b x norm, and this shows that norm is equal, these two norms are equivalent, these two are equivalent ना, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब because these two are arbitrary, इसका मतलब है कि भाई आप कोई भी दो नॉर्म लेते हैं ना तो वो इक्विवेलेंट थे, फिर ये सारे ही इक्विवेलेंट है। सो ऑल द नॉर्म्स डिफाइंड ऑन फाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस आर इक्विवेलेंट। लिहाजा ये परेशानी, ये आपकी नॉर्म स्पेस अगर फाइनाइट हुई तो कंप्लीटनेस की परेशानी खत्म हो गई है, क्लोज सब स्पेस की परेशानी खत्म हो गई है, इक्विवेलेंट नॉर्म की परेशानी खत्म हो गई है, ठीक है। अच्छा, ओ दिस इज द एंड ऑफ 2.4। एक मैं यहाँ पे, क्या पता मेरा कोई दोस्त पढ़ने वाला भी हो आप में से, मैं एक बात और यहाँ बता देता हूँ, फायदा क्या होता है इक्विवेलेंट नॉर्म्स का, व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन इक्विवेलेंट नॉर्म्स। उसका फायदा ये होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। आप देखो, हमने R3 पे 3 तरह की नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। एक नॉर्म ये है जिसको हम लेंथ बोलते हैं, xi स्क्वायर एट स्क्वायर रूट, ये लेंथ है। यूक्लिडियन नॉर्म जिसको हम बोलते हैं, इसको हम नॉर्म 2 के नाम से जानते हैं। एक नॉर्म टैक्सी कैब नॉर्म है जिसमें हम सिर्फ इसका सम ले लेते हैं कंपोनेंट्स का। एक नॉर्म, उसको हम इन्फिनिटी नॉर्म कहते हैं, जिसमें हम इनमें से जो कंपोनेंट बड़ा होता है वो ले लेते हैं, ठीक है। 3 नॉर्म, और भी बहुत सारी नॉर्म्स हैं, ये 3 नॉर्म मैंने आपको बता दी, ये तीनों R3 पे हैं। R3 की डायमेंशन क्या है, R3 की डायमेंशन 3 है, 3 फाइनाइट है। इसका मतलब है कि ये तीनों नॉर्म आपस में इक्विवेलेंट होंगी। एप्लीकेशन ये है इस थ्योरम की,
कि अगर आपको मैं कहूँ कि ये तीनों प्रूव करें इक्विवेलेंट हैं, तो आप थ्योरम यूज कर सकते हैं कि क्योंकि ये स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल थी, लिहाजा ये तीनों नाम आपस में इक्विवेलेंट हैं, सो देयर इज नथिंग टू प्रूव। अब अगली बात, फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि देखो हर नॉर्म स्पेस क्या होती है, हर नॉर्म स्पेस मीट्रिक स्पेस होती है, हर मीट्रिक स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, यानी टोपोलॉजी बनाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं अगर आपको 3 नॉर्म्स दे रहा हूं, नॉर्म 1, नॉर्म 2, नॉर्म 3, 3 नॉर्म्स दे रहा हूं, तो हर नॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग एक मीट्रिक होगी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग डी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग D2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग D3 है। 3 नॉर्म्स हुई तो 3 मीट्रिक बन जाएंगी। यहां तक तो बातें ठीक है, जितनी नॉर्म्स है उतनी मीट्रिक। यहां जरा सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब D1 के कॉरस्पॉन्डिंग टा1 आ गई, D2 के कॉरस्पॉन्डिंग टा2 आ गई, D3 के कॉरस्पॉन्डिंग टा3 आ गई, लेकिन अगर D1 और D2 इक्वलेंट हुई, यानी इक्वल नहीं कह रहा मैं, अगर D1 D2 या नॉर्म 1 नॉर्म 2 इक्वलेंट हुई तो टोपोलॉजी इक्वल हो जाएंगी, यानी इक्वलेंट नॉर्म्स यूनिक टोपोलॉजी डिफाइन करेंगी। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट, इक्विवेलेंट नॉर्म्स ऑन एक्स डिफाइन सेम टोपोलॉजी। अगर 8-10 नॉर्म्स हैं और वो सारी इक्विवेलेंट है तो उनसे टोपोलॉजी एक ही बनेगी, 8-10 नहीं बनेगी, वो सारी एक जैसी होंगी। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि अब देखिए Rn है, ये फाइनाइट डायमेंशनल है, इसकी सारी नॉर्म्स इक्विवेलेंट हैं, आप इस पे ढेर सारी नाम बना लें, टोपोलॉजी एक ही बनाएंगी वो, यूक्लिडियन टोपोलॉजी। ठीक है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी ऑन R3। दिस इज द रिजल्ट, this is the importance of equivalent norms. Why equivalent norms are important? Because they give rise to same topology. All the equivalent norms will give ultimately same topology. Okay, you can say that if the space is finite dimensional, then all norms will give unique topology.